उतरे थे। इतने सारे महाराज जी हैं, दीक्षाएं हों, संग बढ़े, बहुत समाज को जरूरत है, इतने सारे महाराज हैं, संग बढ़े, दीक्षाएं हों। बहुत प्रसन्नता की चर्चा हुई और आचार्य ने सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी से विहार किया। और विहार करते करते अभी तक जो भी गुरुवर ने 75 के बाद 76 से प्रवेश किया है मध्य प्रदेश में, किसी महानगर में प्रवेश नहीं किया था, बड़े शहर में प्रवेश नहीं किया था। साइड साइड से निकल करके जाते रहे और बस दूर से ही लाभ देते रहे। सागर वालों का बहुत आग्रह था कि गुरुवर एक बार कम से कम सागर पधारें। कुंडलपुर हो गया, नैनागिर हो गए, कटनी हो गई, सतना हो गया, दमोह हो गया, सागर को क्यों छोड़ रहे हैं? नैनागिर बाजू से निकल करके चले जाते हैं और सागर छूट रहा है। सागर नाम का सागर है, पर आपके पधारे बगैर तो सागर पूरा प्यासा का प्यासा बना हुआ है। ऐसा लोग कहते रहे, आचार्य सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। उस बार गुरुवर का भाव बना और संग सहित गुरुवर ने सागर जैसे जैन समाज की बहुत बड़ी नगरी में प्रवेश किया। प्रभावना की क्या चर्चा करना, चरम सीमा पर पहुंच रही थी, वातावरण बहुत अनुकूल था। आचार्य श्री की चर्या इतने दिनों में घर घर में पहुंच चुकी थी। आचार्य श्री का वात्सल्य भाव, प्रभावना जैन जैनेतरों को प्रभावित कर रही थी। संघ ने प्रवेश किया और प्रवेश करने के कुछ दिन बाद ही गुरुवर के मन में पुनः मुनि दीक्षा देने का भाव आया और सागर का प्रसिद्ध स्थान गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा तैयार किया गया संस्थान वर्णी भवन मोराजी, जो संस्कृत का पहले बहुत बड़ा महाविद्यालय था, उसमें बहुत बड़ा परिसर है, विराजमान हुए। और गुरुवर का संकेत पाकर के अब समाज को सूचना मिल गई और समाज ने यथायोग्य तैयारियां भी कर ली। 15 अप्रैल सन 1980 को चैत्र कृष्णा अमावस्या की तिथि में, बैसाख का महीना शुरू हो गया, बैसाख कृष्ण अमावस्या की तिथि में मुनि दीक्षा के संस्कार संपन्न किए। ऐलक योग सागर जी, ऐलक नियम सागर जी का सौभाग्य जागा। समय सागर जी की दीक्षा की तो फोटो तक नहीं है, फोटो तक नहीं है। उस समय सीधा साधा जमाना, संघ की निष्प्रहचर्या, कहीं कोई इन बातों पर ज्यादा ख्याल नहीं। पर आज ऐसा लगता है कि उस बात की पूर्ति होना चाहिए थी, और यदि कोई कह के भी कराता तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती। किसी का ख्याल गया नहीं होगा, साधन उस समय रहे नहीं होंगे, या आचार्य के स्वभाव से लोग इतना थोड़े से, आचार्य का ऐसा स्वभाव नहीं है, पर श्रद्धा में ऐसा भय सा रहता है कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। तो हो सकता कुछ रखे भी हों लेकिन निकालने की हिम्मत ना रही हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी रहा हो, लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद भी आज तक तो कोई फोटो ही नहीं मिला। वो दुर्लभ क्षण हमारे पास, दुर्लभ धरोहर हमारे पास उस रूप में नहीं है। बाकी तो सब है, गुरु हैं, मुनि हैं, सब हैं, वो क्षेत्र है, वो जगह भी लोग बताते यहां बैठ करके साधारण रूप में दीक्षा हुई थी, लेकिन चर्चा में है, हमारे पास कोई ऐसा फोटोग्राफ नहीं है कि जिसे हम दिखा सकें। पर जब सागर में दीक्षाएं हुई तो सागर में तो ऐसे कैमरे चमक रहे थे जैसे बिजलियां चमक रही हों। अब वो महानगर सागर समाज तैयारी कर ली उन्होंने। आचार्य का प्रवास बहुत अच्छा रहा, उस वजह से
उन दीक्षाओं के चित्र उपलब्ध हैं। और स्मारिकाओं में, फोटो में, पुस्तिकाओं में आप देखते हैं तो लगता है कि दीक्षा लेते समय किस भाव से साधक बैठते हैं और गुरुवर किस तत्परता से मनोयोग से संस्कार करते हैं। फोटो देख करके उस समय की भावनाएं समझ में आती हैं। महत्व इस मायने में है, फोटो कोई प्रदर्शन के लिए, कोई दिखावे के लिए, कोई हो हल्ला करने के लिए, कोई बड़ा प्रोपोगंडा करने के लिए नहीं है, लेकिन दुर्लभ क्षणों को कैद कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छा स्मृति का विषय बनते हैं, प्रेरक होते हैं और आगे चल कर के भी उसका किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस मायने में उसका अपना अपना महत्व है और वो समाज की अपनी व्यवस्था होती है। प्रेरणा, मार्गदर्शन तो यथा समय मिलता ही है, बस उतनी ही भूमिका उसकी है, उससे ज़्यादा कोई वो शान शौकत या इस उसका कोई उसका मायना नहीं, महत्व उसका नहीं। लेकिन दुर्लभ क्षणों को कैद करना और धरोहर को संजो करके रखना ऐतिहासिक दृष्टि से दिगंबर जैन परंपरा के लिए दुर्लभ माना जाता है। एक आचार्य देशभूषण महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद देते हुए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विनीत भाव से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले रहे, वो फोटो जब समाज में आई तो ऐसी धरोहर मान करके लोगों ने घरों में लगाया कि देश के प्रधानमंत्री और दिगंबर जैनाचार्य आचार्य देशभूषण जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जिसने भी उस समय फोटो निकाल ली और समाज को मिली, धरोहर बनी कि नहीं बनी। कभी कोई जरूरत पड़े, कभी किसी को बताना पड़े तो प्रामाणिकता हम बता तो सकते हैं ना। इस मायने में आज शांति सागर जी की फोटो मिल जाती है, कैसा लगता है कि इसका महत्व है। ना मिलती ना होती तो कौन कल्पना से क्या समझ पाता, इतना ही महत्व उनका है। और ये मुनि दीक्षाएं बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुई। अब गुरुवर सहित 3 मुनिवर और संग में विराजमान हुए। मुनि समय सागर, मुनि योग सागर जी, मुनि नियम सागर जी, ये तीनों साधक दिगंबर मुद्रा में आचार्य श्री के संग में सुशोभित हुए। योग सागर जी और नियम सागर जी भी संघ के श्रेष्ठ साधकों में हैं। समय सागर जी का तो कहना ही क्या है, आपने चतुर्मास करा लिया है तो अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं तो बार बार उनको इस मायने में याद करता हूँ। अभी भी आपका प्रतिनिधि मंडल गया था, मैंने अपना भाव पत्र, श्रद्धा पत्र जो मैं उनको हमेशा सम्मान देता हूँ या उन्हें बहुमान देने का भाव होता है तो लिखता रहता हूँ, और फिर यहाँ से भी बागीदोरा से भी लिख करके भेज दिया। क्योंकि अपने से बड़े और ज्येष्ठ यदि कोई साधक के पास समाज जाती है तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि अपना भाव निवेदन उनके पास तक पहुंचना चाहिए। इस मायने में मैं हमेशा महाराज जी को, समय सागर जी को याद करता रहता हूं और उनका हमारे पर जो उपकार है उसकी चर्चा आपको यथा समय आगे बताएंगे, अभी उसका बताने का समय नहीं है। और मुनिवर नियम सागर जी और योग सागर जी के स्वभाव से भी आप परिचित हैं। संघ में साधक हैं, वरिष्ठ हैं, और योग सागर जी संघ में बराबर सभी छोटे संगस्थ साधु जनों को मार्गदर्शन भी देते हैं। यथा समय उनकी भूमिका संघ के लिए बहुत अच्छी भी रहती है। ऐसे मुनिवर ज्येष्ठ साधकों में योग सागर जी और अभी नियम सागर जी अपने प्रभावना में रत हैं, स्वाध्याय साधना में रत हैं। ऐसे वरिष्ठ वरिष्ठ मुनियों के द्वारा संघ एक बहुत अच्छा तैयार हुआ। और फिर सागर की इस प्रभावना में दुर्लभतम प्रभावना एक और जुड़ी कि पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने संयोजना की कि आचार्य श्री का जब सानिध्य मिल ही गया है तो दुर्लभतन महान ग्रंथ सठखंडागम का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ किया जाना चाहिए। वर्षों से निवेदन करते रहे दोनों विद्वान, आचार्य श्री विचार करते रहे और आचार्य श्री ने विचार किया और जरा कुछ अनुशंसा की होगी तो विद्वानों को उम्मीद जगी कि ये काम सागर से प्रारंभ हो सकता है। और खास अक्षय तृतीया के दिन से श्रुत पंचमी तक का ध्यान रख करके सठखंडागम वाचना का शिविर प्रारंभ हुआ। सैकड़ों विद्वान
उच्च कोटि के विद्वान, देश के विद्वान समय समय पर उस वाचना शिविर में सम्मिलित होते रहे। सुबह और दोपहर को वाचना चलती रही। सामान्य जन तो क्या जाने इन सब चर्चाओं को, तो विद्वान और मुनि संग चर्चाएं चलती हैं, आचार्य उत्तर देते हैं, विद्वान प्रश्न करते हैं। यही देख देख करके, सुनने में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन देख देख करके, और जो ज़्यादा ध्यान से सुने समझते हैं उनको सुन सुन करके बहुत आनंद आता था। और खूब अच्छी प्रभावना के साथ स्वाध्याय मनोयोग से संपन्न हुआ। सठखंडागम का वाचना शिविर पहली बार लगा। त्यागी वृत्ति भी बहुत उपस्थित हुए, विद्वान भी हुए, सभी को समाधान मिले। सठखंडागम जो ग्रंथ केवल हमारी श्रद्धा के विषय थे, हम उनको अर्घ्य चढ़ा करके नमस्कार करके ही सठखंडागम मान लेते थे, उन ग्रंथों में क्या लिखा है, सिद्धांत की क्या क्या बातें आई हैं, ये चर्चा सार्वजनिक तौर पर गुरुवर के सानिध्य में सागर से प्रारंभ हुई। पहली सठखंडागम की वाचना सन 1980 सागर वर्णी भवन मोराजी से प्रारंभ हुई। ग्रीष्म अपनी तरफ से चलती रही, गर्मी तपन अपनी तरफ चलती रही, और ज्ञान अपनी तरफ चलता रहा। वाचना संपन्न हुई, समारोह हुए, और इसी वाचना में अनेक संदर्भ और जुड़े। संग बढ़ने के अनेक संदर्भ और जुड़ते गए। गुरुवर की प्रभावना से प्रभावित होकर के विद्वान भी जुड़े, व्रती भी जुड़े। सागर में ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना भी हुई। पहली बार गुरुवर ने अपना आशीर्वाद दे करके ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना की, क्योंकि इन 3-4 वर्षों में धर्म से प्रभावित होकर के ब्रह्मचारी लोग तो आगे बढ़े ही बढ़े, बहनें भी, पढ़ी लिखी बहनें भी बहुत आगे बढ़ती गईं, आचार्य श्री के निर्देशन में व्रत लेती गईं। आचार्य श्री को ये भाव तो रहा कि इनकी आगे की पढ़ाई वगैरह कहाँ पर कैसे होगी। संघ में तो आचार्य श्री किन्हीं ब्रह्मचारिणियों को या महिलाओं को रखते नहीं, ये सभी को मालूम था। तो व्रत देते समय ही कहा कि देखो, व्रत तो दे रहे हैं, लेकिन साधना के क्रम में तुम लोगों की साधना के स्थान अलग ही रहेंगे। आना जाना रहेगा, स्वाध्याय रहेगा, लेकिन बिहार में और बाकी समय में आपको अलग ही रहना पड़ेगा। इतनी तैयारी हो तो फिर बात करो। और ऐसा करके पहले ही से तैयार किया। लेकिन समाज के निवेदन पर गुरुवर ने आश्रम के रूप में आशीर्वाद दिया, और एक विशेष स्थान माना जाता है सागर का वेदांती, जहाँ पर पुराने वेदांतियों के आश्रम वगैरह रहे, उस तरफ एक समाज का ही बहुभाग उदासीन आश्रम के रूप में आश्रम बना हुआ था। वहाँ समाज को अनुकूलता लगी, आचार्य ने आशीर्वाद दिया, और ब्राह्मी विद्या आश्रम का शिलान्यास हुआ। वहाँ रहने के प्रबंध के रूप में व्यवस्था सुनिश्चित हुई। और जब तक आश्रम बन के तैयार नहीं होता, तब तक वर्णी भवन मोराजी के ही कमरों में सभी बहनें रहती थीं। वरिष्ठ में तो आप जानते ही हो कि छोटी बहनें तो बाद में आई। पुरानी और बड़ी जो साधिकाएं रही हैं, उनमें 4 के नाम आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत आश्रम को आगे बढ़ाने में प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध आज भी हैं। कुछ की संलेखना हो गई है, कुछ उस ढलान की ओर हैं, लेकिन फिर भी बरगद के पेड़ जो रहे, जिनकी छाया में आश्रम आगे बढ़ा या आगे चल के आर्य का संघ बने, उनके नामों में एक कंचन बाई जी करके अजमेर की थी, वो अभी भी अपनी उम्र को जी रही हैं, एक आर्य का संघ में अभी भी हैं। आश्रम में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, बहुत वर्षों तक संरक्षण रहा। एक दराखा बाई जी जो आपके सागबाड़ा आश्रम में रहीं, और उनका नाम बहुत बड़ा संरक्षण के रूप में रहा। मणिबाई जी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा योगदान के रूप में रहा, आज भी उनका बहुत बड़ा योगदान है सभी आर्य का संघों के लिए और आश्रम के लिए। एक रत्ती बाई जी के नाम से सतना की एक बहुत अच्छी विदुषी श्राविका थी, वो बाल उम्र में भी विधवा हुई थी, तो ऐसे करके वो भी आश्रम में रहीं।
कुंडलपुर आश्रम वगैरह में उनका बहुत आना जाना था। सतना समाज में एक बहुत अच्छे परिवार से, सुप्रतिष्ठित परिवार से वो थी। ये सभी कुंडलपुर में आचार्य श्री की छत्र छाया में धर्म लाभ लेती रहीं और बार बार निवेदन किए गए तो आचार्य श्री यही तो कहते थे, कुंडलपुर क्षेत्र ही तो आश्रम है, आश्रम बनाने की जरूरत क्या है, कुंडलपुर क्षेत्र पर रहो आप लोग, वही तो आश्रम है। लेकिन फिर भी क्षेत्र क्षेत्र होता है, आश्रम आश्रम होता है। इतने दिनों में जो भी संयोजना बनी उसका प्रतिफल ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना के रूप में सागर में प्रतिफलित हुआ और बहनों ने फिर मोरा जी के ही अपने कमरों में रह करके फिर जैसे आश्रम बना तो वहाँ पर अपना रहना शुरू किया। और फिर सागर में और क्या क्या हुआ इसकी चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चर्चा है तो फिर उसको करना ही पड़ेगी। और यदि चर्चा को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं तो फिर वो संदर्भ अनछुए पहलू होकर के रह जाते हैं, और जो अनछुए पहलू बन जाएं तो फिर वो पर्दे के पीछे ही जैसे हो जाते हैं, वो सामने कहाँ आते कौन लाता है। तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी तो बढ़ रही है लेकिन एकदम फास्ट स्पीड भी ना की जाए। कितने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आचार्य श्री के हुए और उनको 2-5 मिनट में बता करके आगे बढ़ें। इसी भाव से सागर का प्रवास आचार्य श्री के जीवन के लिए, प्रभावना के लिए, समाज को एक बहुत बड़े धर्म लाभ के रूप में स्मरणीय आज भी है। और ग्रीष्मकालीन प्रवास जहाँ पर 2-2 मुनि दीक्षाएं हुई हों, जहाँ पर सतखंडागम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ राज की वाचना एक बहुत बड़े सार्वजनिक रूप में विद्वानों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई हो, और जहाँ पर जनमानस विशेष धर्म लाभ लेकर के प्रभावित हो रहा हो, समाज पर और कैसा कैसा क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चाएं करते हुए इस विषय को फिर आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की